द्विजगत वर्गीकरण का अध्ययन करने के बाद उसकी कमियों को देखते हुए R.H. विटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। इस वीडियो के माध्यम से 5 जगत वर्गीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आपको 5 तरीके के कैटेगरी दिख रही होगी। ये नंबर 1 सरल अकोशिकी एक कोशिकी जीव, इसमें कुछ द्विकोशिकी जीव दिख रहे हैं। ये तीसरी कैटेगरी दिख रही है। ये प्लांट्स दिख रहे हैं और ये जीव जंतु नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, ये ही है 5 जगत वर्गीकरण, यानी कि R.H. विटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को कुल 5 भागों में विभक्त किया। अब ये 5 भाग कौन से हैं और किन आधारी लक्षणों के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया। द्विजगत वर्गीकरण की कमियों को देखते हुए R.H. विटेकर ने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी, एनिमेलिया। अब इन 5 जगत वर्गीकरण के आधारी लक्षण क्या रहे? कोशिका की संरचनात्मक जटिलता को मुख्य आधारी लक्षण माना गया। संरचनात्मक जटिलता, यदि सरल जीव रहे, बाहर की तरफ कोशिका भित्ति स्पष्ट दिखाई नहीं दी, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा गया। और कोशिका भित्ति स्पष्ट रही, कोशिकांग स्पष्ट दिखाई दिए, केंद्रक सुगठित दिखा, ऐसी कोशिका वाले जीवों को यूकेरियोटिक जीव कहा गया। जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से बना हुआ, उन्हें एक कोशिकी जीव माना गया, और जिनका बहुकोशिकाओं से बना रहा, उन्हें बहुकोशिकी जीव माना गया। तीसरा आधारी लक्षण स्वपोषी और विषमपोषी पोषण को आधार माना गया। चौथा आधारी लक्षण जीवन शैली के आधार पर आधारित रहा। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इस कैटेगरी को देखकर जीवों को 5 जगत में स्थान दिया गया। और सबसे लास्ट कैटेगरी आती है जीवों का जाति वृत्ति संबंध, यानी सबसे पहले कौन से जीव उत्पन्न हुए, उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए स्टेप बाय स्टेप, और एक के बाद एक जीवों का निर्माण होता गया और वर्तमान विकसित जीवों का विकास हुआ। इन 5 आधारी लक्षण के आधार पर R.H. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया कहा गया। इस चित्र में देख सकते हो आप, ये सबसे पहले है मोनेरा, इसके बाद ये है प्रोटिस्टा, फिर थर्ड कवक, फोर्थ प्लांटी और फिफ्थ एनिमेलिया। ये है 5 जगत वर्गीकरण। अब आधारी लक्षणों की डिटेल देखते हैं। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक जीवों को स्थान दिया गया। क्यों? देखिए, प्रोकैरियोट्स के नाभिक में नाभिकीय झिल्ली और केंद्रिका दोनों ही अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स की नाभिकीय झिल्ली, केंद्रिका और अन्य सभी कोशिकांग स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। जीवाणु, साइनोजीवाणु, एक्टिनोमाइसिटिस को प्रोकैरियोट्स माना गया, और जितने भी बहुकोशिकीय सुगठित केंद्रक वाले जीव रहे, उन्हें यूकैरियोट्स कहा गया, और सभी पादप और जंतु इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा आधारी लक्षण रहा जीव शरीर की शारीरिक जटिलता। एक कोशिकीय जीव, जिनके द्वारा एक ही कोशिका के द्वारा सभी जैविक प्रक्रम, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, तंत्रिकी नियमन संपन्न होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा गया, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना और सभी सूक्ष्म जीवाणु। दूसरे बहुकोशिकीय जीव, इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इन्हें बहुकोशिकीय कैटेगरी में रखा गया है। इसमें स्पाइरोगाइरा, डायटम्स, विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक आदि जीव
आते हैं। पोषण प्राप्त करने के आधार पर भी जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वपोषी और दूसरे होते हैं विषमपोषी। नाम से ही पता चल रहा है कि स्वपोषी क्लोरोफिल युक्त हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना लेते हैं, जबकि विषमपोषी कैटेगरी में वो आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों से या अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। अब ये विषमपोषी पोषण कुल 4 प्रकार का होता है। परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, सहजीवी पोषण और कीटभक्षी पोषण। परजीवी पोषण में 2 जीव साथ साथ रहते हैं और एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। अब इसकी भी 2 कैटेगरी दी गई है यहाँ पर, पूर्ण परजीवी जीव और आंशिक परजीवी जीव। पूर्ण परजीवी यानी ऐसे जीव जो अपना पोषक जीव है तो ही जीवित रहते हैं, अन्यथा ये भी नष्ट हो जाते हैं। अमरबेल, ओरोबेंकी, रेफ्लिसिया पूर्ण परजीवी जीव के उदाहरण है, जबकि आंशिक परजीवी वे पौधे या वे जीव होते हैं जो अपना पोषक पौधा अनुपस्थित होने पर भी अन्य पौधे के ऊपर जीवन यापन करके स्वयं को जीवित रख सकते हैं। इसके उदाहरण हैं लोरेंथस, विस्कम आदि। अगली कैटेगरी है मृतोपजीवी पोषण की। इसमें एक जीव जीवित रहता है जो मरे हुए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए मोनोट्रापा एक पुष्पीय मृतोपजीवी पौधा होता है। तीसरा पोषण सहजीवी पोषण। इस पोषण में 2 जीवित जीव साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे उदाहरण आपने सुना ही होगा लाइकेन। लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों साथ साथ पाए जाते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए इसे सहजीवी पोषण कहा जाता है। अगली कैटेगरी है कीटभक्षी पोषण। कीटभक्षी पौधे अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं और इस तरह का पोषण कीटभक्षी पोषण कहलाता है। निपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा में कीटभक्षी पोषण पाया जाता है। जीवन शैली के आधार पर जीवों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पृथ्वी के ऊपर जितने भी हरे पौधे होते हैं सभी उत्पादक ही कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है उपभोक्ता। ये उपभोक्ता हरे पौधों से या अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं और उपभोक्ता 3 तरीके के देखे गए हैं यहाँ पर। प्राथमिक उपभोक्ता, इन्हें शाकाहारी भी कहा जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता, इन्हें मांसाहारी जीव भी कहा जाता है। और तृतीयक उपभोक्ता सर्वोच्च मांसाहारी जीव कहलाता है। और एक कैटेगरी और होती है चतुर्थक उपभोक्ता, उसे सर्वाहारी कहा जाता है। अब प्राथमिक उपभोक्ता जो सिर्फ उत्पादक से भोजन ग्रहण करते हैं, यानी उत्पादकों को भोजन के रूप में खाते हैं, इन्हें शाकाहारी कहा जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और इसके उदाहरण सांप, शेर, बाघ, बाज, बिल्ली आदि जीव आते हैं। और फोर्थ कैटेगरी चतुर्थक उपभोक्ता की होती है, जिसमें मनुष्य आता है और मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी होता है। अगली कैटेगरी है जीवन शैली के आधार पर अपघटक। प्रकृति में जितने भी कवक और सूक्ष्म जीव हैं, यदि ये उपस्थित नहीं हो तो संपूर्ण पृथ्वी सड़े गले पौधे, मृत, कार्बनिक जीव पदार्थों से भर जाएगी। तो सभी जीवों की मृत्यु के बाद उनके शरीर का अपघटन करने के लिए जो अगली कैटेगरी है हमारी अपघटक,
ये प्रकृति के स्कैवेंजर्स सफाई कर्मचारी भी कहलाते हैं। इन्हीं के कारण पृथ्वी साफ और स्वच्छ बनी हुई है। अगला आता है आधारी लक्षण, जाति वृत्ति संबंध। किसी जाति के विकासात्मक इतिहास को उस जाति की जाति वृत्ति कहा जाता है। यानी विभिन्न जाति के विकासात्मक इतिहास को देखने पर हम आसानी से कह सकते हैं कि कौन से जीव पृथ्वी पर पहले बने, उसके बाद कौन से जीव बने और विकासी होते होते आखिरी में कौन सी प्रजाति के जीव उत्पन्न हुए। इस आरेख में हम देख पा रहे हैं कि सर्वप्रथम प्रोटोवायरस, फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर पादप, फिर कवक और अंततः जंतु जगत का विकास हुआ। इस तरह जाति वृत्ति संबंध के आधार पर हम जीवों के विकासी अध्ययन कर सकते हैं। अब द्विजगत वर्गीकरण की कमियों को देखकर विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया। अब इसके क्या क्या गुण हैं। प्रोकैरियोट जीवों को अलग समूह मोनेरा में स्थान मिला। एक कोशिकी और बहुकोशिकी जीवों को 5 जगत वर्गीकरण में अलग अलग रखा गया। कवकों को पादप जगत से निकालकर एक अलग कवक जगत में रख दिया गया। प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों को अलग अलग रखा गया। यह वर्गीकरण जैव संगठन पोषण विधि पर आधारित है और फाइलोजेनेटिक आधार पर प्रस्तुत होने के कारण विकासी क्रम को समझने में भी सहायता मिली है। लेकिन इतनी विशेषताओं के बावजूद भी इस 5 जगत वर्गीकरण में कुछ कमियां रह गई है। देखते हैं वे कौन सी कमियां हैं। नंबर 1, एक कोशिकी शैवालों को प्रोटिस्टा में जबकि बहुकोशिकी शैवालों को पादप जगत में रख दिया गया। दूसरा दोष, प्रोटिस्टा में इतनी अधिक विविधता दिखाई देती है, फिर भी यहाँ यूग्लिना और स्लाइम मोल्ड को एक साथ रख दिया गया। यानी जिन जीवों को कहीं स्थान नहीं मिल रहा था तो विटेकर ने उन सबको प्रोटिस्टा जगत में रख दिया। ये सबसे बड़ा दोष रहा। तीसरा दोष रहा, मोनेरा और प्रोटिस्टा में भित्ति रहित व प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी सभी जीवों को एक साथ रख दिया गया। और अंततः 5 जगत वर्गीकरण में विषाणुओं की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई कि वो सजीव हैं कि निर्जीव हैं या वो प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, उनको स्पष्ट रूप से स्थान नहीं दिया गया। इस तरह 5 जगत वर्गीकरण अपनी विभिन्न कमियां होने के बाद भी स्वीकार किया गया।